हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए, ये है आपका शानदार सा चैनल शशि कुमार 152 और हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। और आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे से क्लास 11th का केमिस्ट्री, यानी ये हमारा चल रहा है मोल कंसेप्ट। और आज है लेक्चर नंबर 9, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में, यानी परमाणु द्रव्यमान के बारे में। और आपको पता है कि परमाणु द्रव्यमान नाम का टॉपिक आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, यानी 9वीं क्लास में। तो घबराना नहीं है, पढ़ा हुआ टॉपिक है। हमने आपको बताया था ये पहला चैप्टर में बहुत ऐसे सारे टॉपिक होते हैं जो हम 9th या 10th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमें उसको क्लियर करना होता है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें पूरा का पूरा चैप्टर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और ख़ास करके हमने बताया था जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डाल्टन्स थ्योरी, और आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है परमाणु द्रव्यमान, अगर आप इससे रिलेटेड 3-4 लेक्चर अगर क्लियर कर लेते हैं आज कल और अगला 4 लेक्चर, तो आपका लगभग में इस चैप्टर का झंझट खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में इसी सबको बार बार रिपीट किया जाएगा, यानी आपको ये 3-4 लेक्चर आने वाला जो है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मोल कंसेप्ट नाम का टॉपिक, अगर उससे डर मिटाना है, अगर आपको चैप्टर अच्छा करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और तहलका मचा देना है। मतलब कैसे सर? कमेंट करके तहलका मचाना है। चलिए, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा हमारा टॉपिक है? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। बेहद छोटा टॉपिक है, ज़्यादा देर समय नहीं लगेगा, लेकिन जो पढ़ेंगे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे ताकि हमें आगे कोई भी परेशानी उठाना ना पड़े। अगर हम बात करें एटॉमिक मास का, तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। ऐसा ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा मॉलिक्यूलर मास, फिर आपको एक और पढ़ाया जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। सब रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, तो डरने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक वाइज हम वीडियो ला रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होता रहे और आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर हम एटॉमिक मास में सबसे पहले बात करें तो आपके घर में भी आपको वर्क मिला होगा, कभी ना कभी आप गए होंगे ऐसे सब्जी खरीदने के लिए। आप गए क्या ऐसे सब्जी खरीदने के लिए? सर इससे अच्छा भी रहता है। चलिए, हमें तो यही फोटो मिला, हमने इसको जीता जागता सबूत के लिए फोटो चुन लिया। अब मान लीजिए जब आपको क्या था, जो सब्जी खरीदने भेजा गया और बोला गया कि आप 2 केजी फलाना सब्जी ले लो। वैसे इसमें दिख क्या रहा है? इसमें हमको दिख रहा है बैगन। इसमें क्या दिख रहा है? बैगन दिख रहा है। तो आपको बोला गया कि आप जाओ और 1 केजी 2 केजी बैगन लेकर आओ। जैसे ही आप जाओगे तो देखो, जब आप देखोगे इधर वजन करने लगा है तो आपको क्या दिख रहा है? यहां पर देखिए गौर से, ये जो आपको काले रंग का ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ये क्या है सर? ये है हमारा रिलेटिव मास। कैसे? जब ये इतना किलो वाला वजन, मान लीजिए 1 केजी आपको बैगन देता है, तो कैसे पता चलता है कि 1 केजी दिया? तो सर इधर ना 1 केजी वाला एक लोहा का एक टुकड़ा रखता है और इस साइड हमारे इस साइड क्या रखता है? सब्जी रखता है। और जब ये जो होता है यहाँ पर ऐसा तीर वाला, ये अगर सीधा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? जो 1 केजी सब्जी हो गया। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि वजन करने के लिए इसने क्या किया? इस रिलेटिव मास को यूज किया, मतलब इसके सापेक्ष में इसको 1 केजी बोला। अगर मान लीजिए पहले से ही इसको बड़ा सा मान लेता तो क्या होता? इतना सब्जी 1 केजी होता क्या? नहीं होता, ज्यादा होता। अगर इसको मानता 100 ग्राम है तो क्या होता? चेंज हो जाता। यानी
ऐसा माना गया जो इतना को ही, ये पहले से डिफाइन कर दिया गया, जो इतना को ही हमें 1 केजी मानना है, इसीलिए क्या हुआ, हमें 1 केजी सब्जी मिला। तो ऐसे ही मान लीजिए, ये तो सर रियल लाइफ में है, कभी ना कभी सब्जी लेने जाते होगे, और आप लोग 11th-12th में हो तो जरूर जाते होगे। कुछ बच्चे तो उचक्का गिरी करने भी जाते हैं, ऐसे ही झूठ मूठ का टहलने जाएंगे और घूम के वापस आ जाएंगे। करना तो कुछ रहता नहीं है, लेना कुछ रहता नहीं है, बस घूमना रहता है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए सब्जी तो आप ले लिए, लेकिन सर अगर हमें केमिस्ट्री में बोलेगा, केमिस्ट्री में पूछेगा सोडियम 23 होता है, इसका एटॉमिक वेट क्या है, ये एटॉमिक मास 23 कैसे आया, है ना, फिर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का, तो कैसे हम यूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ सापेक्ष माना होगा, कुछ ना कुछ लिया होगा जो लो इसके बराबर वजन कर कर के देख लो। जैसे इसमें बोला इसके बराबर वजन कर कर के देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कितना प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा ही आपको, ऐसा भी आपने देखा होगा, क्या ये अगर कांटा ऐसा सीधा हो जाता है मतलब बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही हमको बताया गया, अगर आप देखें 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी पहले तो 19वीं शताब्दी में बोला गया जो हाइड्रोजन को ले लिया जाए, हाइड्रोजन हल्का है और उसको एक रिलेटिव मास के रूप में यूज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कारणों से क्या हुआ, जब सोचा गया तो उसको हटा दिया गया, और कार्बन को क्या हुआ, हमें मानक के रूप में नहीं लिया गया। किसको लिया गया, तो कार्बन को लिया गया, हाइड्रोजन को मानक के रूप में नहीं लिया गया। तो इसको बताया किसने, डाल्टन साहब ने। सबसे पहले खोज करने में आते कौन है, सबसे पहले खोज करने में आते हैं डाल्टन साहब। तो डाल्टन साहब ने बताया जो ये क्या करना है, तो इसमें बताया, डाल्टन साहब ने बताया कि हमें क्या करना है, हमें इस कार्बन को लेना है, यानी 12 AMU के बराबर इस कार्बन को रखा और बोला ये लो बराबर करके देख लो। तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अभी बस हमें ये समझना है कि अगर एटॉमिक मास हमें निकालना है तो कुछ ना कुछ रिलेटिव मास करके ही हमें निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो हमने क्या देखा कि 1961 में अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ने विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना के लिए मानक रूप में किसको लिया, कार्बन का उपयोग किया। उससे पहले किसके बारे में सोचा गया था, उससे पहले सोचा गया था आपको किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। लेकिन कुछ कारणों बस क्या हुआ, हाइड्रोजन को हटाया गया और किसे लिया गया, कार्बन के रूप में लिया गया। अब अगर हम इससे आगे की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। सर परमाणु द्रव्यमान सिंपल सी बात है, एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। उसके लिए यूनिट क्या क्या यूज किया गया, तो सबसे पहले पुराना यूनिट जो है हमारा AMU यूज किया गया, एटॉमिक मास यूनिट। क्या यूज किया गया, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। कहीं कहीं लिखा होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई, क्या लिखा होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। दोनों सेम है, यूनिट का हिंदी दोनों हो जाता है, तो ये लिखा होता है। लेकिन अब उसको क्या किया गया, AMU को यूज नहीं किया जाता है, ज्यादातर जगह यूज किया जाता है सीधा U लिख दिया जाता है। U का मतलब क्या होता, U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। U का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। एक अगर हिंदी देखें तो एकीकृत द्रव्यमान, क्या हो जाएगा हमारा, एकीकृत द्रव्यमान। या आप बोल सकते हैं जो डाल्टन साहब ने खोजा था तो उनके नाम पर क्या रख दिया गया, DA, डाल्टन के लिए, डाल्टन के लिए क्या रखा गया, DA। लेकिन ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ज्यादा जगह आपको कौन सा मिलेगा, यही मिलेगा, कौन सा, U। पहले आपको AMU था, AMU को अब नया कॉन्सेप्ट में क्या यूज किया जाता है, U किया जाता है। U क्या है, यूनिट है। जैसे बोलते हैं ना 1 kg, तो kg क्या है, यूनिट है ना। उसी तरह से क्या है हमारा यहां पर U जो यूज किया गया वो किसके रूप में किया गया, इकाई के रूप में, यानी यूनिट के रूप में यूज किया गया। बात समझ में आया। अगर हम इससे आगे की बात करें तो
कुछ क्वेश्चन हमें बनता है ना, क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसे कैसे हम मान लें कि कार्बन कोई आया और सीधा बोल दिया जो कार्बन को ही रेफरेंस मान लो। ऐसा होता तो कोई आता बोलता सोडियम को ले लो, कोई आता बोलता पोटेशियम को ले लो, तो कुछ ना कुछ फैक्ट बताया होगा। साइंस फैक्ट खोजता है, कहावतों पर नहीं जाता है। अब ऐसा है नहीं जो गांव घर में कुछ भी सुन लेता है। जैसे मान लो देखा होगा आंधी के समय में ऐसे गोल गोल हवा के द्वारा धूल उड़ता है ना, अब बोलेगा ये क्या है, ये भूत है, तो वो क्या है, कहावत है, मानता है। लेकिन साइंस ये नहीं कहता है, साइंस हमेशा फैक्ट पे जाता है। तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो कार्बन को जो माना गया, कार्बन C12 क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कार्बन का 3 समस्थानिक होते हैं, 1 12 13 और 14, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा होता है 12, लगभग 98%, 99% के आसपास हमारा कौन होता है? कार्बन 12। और बाकी जो उपलब्ध होता है वो कौन सा होता है? कार्बन 13 और 14। कौन सा होता है? कार्बन 13 और 14 होता है। बात समझ में आया? चलिए, तो 3 वजह से लिया गया। सबसे पहला तो है हमारा उपलब्धता। क्या? तो कार्बन हमारा आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 98.99% क्या है? कार्बन ही है, यानी कार्बन सबसे ज्यादा उपलब्ध था, इसीलिए कार्बन को लिया गया। दूसरा वजह क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी मध्यम प्रतिक्रियाशील। अगर हम बात करें किसकी, तो सर अगर मान लीजिए जैसे गांव में बोलते हैं ना, या परिवार में एक मुखिया होता है, गांव में भी एक मुखिया होता है, तो अगर मान लीजिए मुखिया को हम लेते हैं तो हम मुखिया को ऐसा सदस्य नहीं चुन देते जो बात बात पे क्या हो, एग्रेसिव हो जाए, तुरंत जाके झगड़ा करने लगे किसी से। ऐसा तो गांव का मुखिया नहीं चुन सकते। या हम ऐसा भी मुखिया नहीं चुन सकते जो क्या हो, दूसरा गांव वाला आए मार पीट के चला जाए, वो बेचारा बस बोलता रहे, एक गाल पे मारा दूसरा भी मार लो। मतलब क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब क्या है सर? मतलब ये है जो ऐसा चुनते हैं जो सही डिसीजन ले, सोच समझ कर ले। मतलब ना तो ज्यादा एग्रेसिव हो, ना तो ज्यादा गुस्सैल टाइप का नेचर हो, और ना तो एकदम शांत स्वभाव का हो, आओ मारो पीटो जाओ हमें तो कोई गम नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो करेक्ट डिसीजन ले उसको हम मान लीजिए मुखिया चुनते हैं। तो उसी तरह से जब हम कार्बन को लिए तो ये हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना तो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। जैसे सोडियम को लेते तो सोडियम को तो केरोसिन तेल में रखा जाता है, वो तो किसी से भी हवा में भी रिएक्शन कर जाता, तो वो दिक्कत होता। इसीलिए किसको लिया गया? हमें कार्बन को लिया गया। तीसरा है, उस समय में क्या था, कार्बन का समस्थानिक की जानकारी उतना नहीं थी। जो समस्थानिक क्या होता है, तो कार्बन का समस्थानिक के जानकारी उस समय तक, किस समय तक सर? जिस समय में इसको लिया गया था उस समय तक उतना जानकारी नहीं था, जाना जाता था कार्बन 12 ही होता है। तो ये 3 वजह है जिसके वजह से किसको, कार्बन 12 को रेफरेंस के रूप में लिया गया। जो लो कार्बन 12 का वजन करके देखो और फिर आगे की जानकारी प्राप्त करो। अब ये तो था सर आखिर क्यों लिया गया कार्बन 12 को। अब देखिए, अब क्या है? AMU। अब हम AMU का बात करें तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। कभी आपने ऐसा देखा होगा, मान लीजिए इतना बड़ा इसका पिज्जा है, पिज्जा खाने तो जरूर गए होगे, या तो खाने गए होगे या तो खिलाने गए होगे, 2 वजह से लोग जरूर जाते हैं। अब पिज्जा खाने गए तो पिज्जा में ना ऐसा कटिंग किया हुआ रहता है, ऐसा कटिंग किया हुआ रहता है ना, ऐसा टुकड़ा रहता है। अब मान लीजिए ये है हमारा कार्बन का पिज्जा। किसका पिज्जा है? कार्बन का पिज्जा है। और इसमें हिस्सा कितने हैं? 12। कितने टोटल हिस्से हैं? 12 टुकड़ों में बांटा गया। कितना टुकड़ों में? 12 टुकड़े में इसको बांटा गया। और आपको बोला जाए जो बताओ इस कार्बन का, इस पिज्जा का टोटल वजन कितना है? टोटल वजन कितना है? तो इस पिज्जा का, मान लो पिज्जा बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा का वजन कर नहीं पाएंगे। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि सर एक टुकड़ा, इस टुकड़ा का वजन हम अगर निकाल लें, मान लीजिए 1 ग्राम आया और इसको 12 से गुना कर दें तो 12 ग्राम। यानी अगर हम बात कर लें जो इस
एक टुकड़ा का वजन निकाल लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, उससे 12 को गुना कर देंगे। हमें 12 टुकड़ा था, इसलिए 12 से 12 हमें पूरा पिज्जा का वजन प्राप्त चल गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा पिज्जा दिया गया और बोला गया 60 ग्राम का पिज्जा है। कितना ग्राम का? 60 ग्राम का पिज्जा है। तो बताओ एक टुकड़ा का वजन कितना होगा। आपने क्या किया, 1/12 यानी 12 का, इस 12 टुकड़ा का एक हिस्सा निकालना था। आपने क्या किया, 1/12 गुना में कर दिया पिज्जा का वजन, यानी 12 से 60 गया, कितना आया, 5 ग्राम आया। कितना आया, 5 ग्राम आया। तो इसी तरह से जब हम एटॉमिक मास यूनिट निकालने लगे तो हम किसको रेफरेंस लिए थे, कार्बन के। और कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा मतलब एक हिस्सा। ये जो हमारा है ना, ये टोटल कितना हिस्सा था, 12 हिस्सा। और 12 हिस्सों में से कितना, 1/12 अगर निकालेंगे तो एक हिस्सा का आया। तो क्या बोला गया, AMU को क्या बोला गया, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 यानी C12 परमाणु के द्रव्यमान के, यानी परमाणु कार्बन पिज्जा के द्रव्यमान के 1/12 के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब आपसे बोला गया बताओ इस एक टुकड़ा का वजन कितना होगा, तो आपने पूरा पिज्जा का 12वां हिस्सा निकाल दिया। यानी पूरा पिज्जा का वजन था 60 ग्राम और 12 टुकड़ों के लिए हिस्सा में बांट दिया, 12 पंचे 60, 5 ग्राम एक हिस्से का आया। इसीलिए इसी तरह हम क्या किए, जो AMU निकालने के लिए हमने क्या किया, एक AMU बराबर हमने क्या किया, 1/12 गुने एक कार्बन यानी C12, यानी बोल सकते हैं C12 का द्रव्यमान। बात समझ में आया। तो ये जो हमारा एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया था, अगर मान लीजिए ये आपको हाइड्रोजन दे दिया तो इसका द्रव्यमान कितना है, 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg। लेकिन क्या था, जो अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया कि 1.66 गुने 10 के पावर 27 kg, नंबर इतना लंबा है तो क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगा ना याद करने में। तो बोला गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा करके बताओ ताकि हमें क्या रहे, याद रहे, आसानी वे में हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो अब हम देखने वाले हैं, जो एक AMU को तो हमने देखा, अब एक AMU हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने माना 12 AMU बराबर कितना, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, 12 AMU बराबर एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो यहां से हमने क्या निकाला, एक AMU बराबर क्या होगा, 1/12 गुने C12 परमाणु का द्रव्यमान। और C12 परमाणु का द्रव्यमान क्या था कि अगर हमेशा देता ना कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 AMU, तो हमें ना केजी ग्राम इस सब में याद रहता है, लेकिन हमें AMU में दिक्कत होता। तो AMU को दिक्कत होता, इसीलिए किस में चेंज कर दिया, ग्राम में। ग्राम में क्यों चेंज किया, ग्राम में चेंज किया ताकि हमें आसानी से क्या हो, याद रहे। तो याद रहने के लिए किस में बदला, याद रहने के लिए बदल दिया गया ग्राम में। तो हमें बताया गया जो एक परमाणु का द्रव्यमान जो ग्राम में आएगा वो कितना आएगा, 1.99 गुने 10 के पावर -23 ग्राम आएगा। बात समझ में आया। और जब 1.99 गुने 10 के पावर -23 ग्राम आया, किसके, कार्बन परमाणु के, एक कार्बन परमाणु का, किसका, एक कार्बन परमाणु मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु का। बात समझ में आया। और क्या किया हमने, 1/12 गुने 1.99 गुने 10 के पावर -23, और हमको आ गया यहां से एक AMU बराबर 1.66056 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। लेकिन हम यूज क्या करते हैं, एक AMU बराबर 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम यूज करते हैं। अब हमको ये पता चल गया
कि 1 AMU बराबर इतना होता है, तो अगर हमको 12 AMU है तो हम सबका क्या करेंगे, बाकी का वेट भी हम इससे गुना करते चले जाएंगे और जैसे जैसे हमको पता चलते जाएगा हम सभी परमाणु का ग्राम में वजन निकालते चले जाएंगे। जैसे हमको H का कितना 1U, He का कितना 4U, लिथियम का कितना 7U, बेरिलियम का कितना 9U, ऐसे करके। लेकिन क्या है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आपने वजन आपने देखा होगा, परमाणु द्रव्यमान लिखा होता है ना, वहां पर क्या परमाणु संख्या भी लिखा होता है, परमाणु द्रव्यमान भी लिखा होता है। जैसे लिखा होता है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, तो वो होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान, जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम क्वेश्चन बनाने में यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो होता है एवरेज एटॉमिक मास, यानी हमारा होता है औसत परमाणु द्रव्यमान। तो अब हमारा अगला कंसेप्ट होगा क्या, एवरेज एटॉमिक मास, यानी अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास यानी औसत परमाणु द्रव्यमान। ये तो हम ज़्यादा यूज करते नहीं, ये तो बेसिक जानकारी था। यूज हम कौन सा करते हैं सर, यूज हम करते हैं कौन सा, एवरेज एटॉमिक मास, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक बात पता होगा, आपने एवोगाड्रो नंबर सुना होगा, एवोगाड्रो का संख्या सुना होगा। तो एवोगाड्रो संख्या जो सुना होगा ये यहीं से आता है। आपने एवोगाड्रो संख्या जो सुना होगा हम कैसे निकालते हैं, सो देखिए। अब मान लीजिए एवोगाड्रो संख्या निकालना है, तो हमारा क्या है, आपने देखा है, अगर हम देखें तो आपने क्या देखा, 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम बराबर 1 AMU होगा ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे 1.67 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 AMU हो जाएगा। तो यहां से 10 के पावर -24, तो यहां से अगर हम निकालें कि 1 ग्राम में कितना परमाणु होगा, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1.167 गुने 10 के पावर -24। यहां से आप डिवाइड कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, 1 ग्राम में परमाणु की संख्या आ जाएगा 6.23 गुने 10 के पावर 23। क्या आएगा, 6.23 गुने 10 के पावर 23। बात समझ में आया? बताइए क्या इसमें आपको कोई परेशानी है? बोलिए। 6 अच्छा एक बात याद रखिएगा, कहीं कहीं ना यहाँ पर लिखा होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 और कहीं कहीं लिखा होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23। लगभग 1 का वैल्यू का अंतर है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितना आ गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या। क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। बात समझ में आया? 6.023 गुने 10 के पावर 23। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान के बारे में। और अगले क्लास में जो पीरियोडिक टेबल में हम यूज करते हैं, जो हम हर जगह यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में, वो हम यूज करते हैं कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास। कौन सा यूज करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास और एक नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। तब तक क्या करना है, आपको चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर के, एवरेज एटॉमिक मास। बने रहिएगा हमारे साथ। पूरा क्लास 11th का केमिस्ट्री पूरा का पूरा होगा, यहाँ कुछ भी छूटेगा नहीं, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, एनसीईआरटी के साथ होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और हम नीट का क्वेश्चन भी करते जाएंगे। अभी हमारा
शुरुआत है। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा हम नीट का क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, यानी शशि कुमार 152 के साथ, ओनली फॉर केमिस्ट्री। थैंक यू, गुड नाइट।